नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन चयापचय पर, जो कि इन नोट्स में दिया गया है। हाँ, यह जीव विज्ञान की सबसे आकर्षक विषयों में से एक है। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत लेक्चर का हमारा मुख्य मिशन शरीर की उस जैविक बैटरी को गहराई से समझना है, जो हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है। जी, हम ये जानेंगे कि शरीर ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है, उसे किस रूप में सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर कैसे उसका उपयोग करता है। और ये केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है विद्यार्थियों। ये हमारे जीवित रहने का एक बेहद सटीक और जटिल तंत्र है। सही कहा। अगर हम इस मेटाबॉलिक पाथवे या चयापचय पथ को ध्यान से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारे अस्तित्व को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। मतलब जब हम खाना नहीं खा रहे होते, हाँ, जब हम उपवास में होते हैं या जब कोई अचानक शारीरिक चुनौती सामने आती है, तब यही तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि हमारे मस्तिष्क को और हमारी कार्यशील मांसपेशियों को ग्लूकोज की निरंतर आपूर्ति मिलती रहे। क्योंकि बिना इस तंत्र के तो बिना इसके भोजन के कुछ ही घंटों बाद हमारा शरीर ऊर्जा की कमी से पूरी तरह ठप पड़ सकता है। ठीक है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर आते हैं कि ग्लाइकोजन आखिर है क्या? देखिए, इसे हम जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज का मुख्य भंडारण रूप कह सकते हैं। जैसे जैसे पौधे स्टार्च के रूप में अपनी अतिरिक्त ऊर्जा जमा करते हैं ना। बिल्कुल सही। पौधे स्टार्च बनाते हैं और हमारा शरीर ग्लाइकोजन बनाता है। लेकिन इन नोट्स में ऊर्जा भंडारण को लेकर यकृत यानी लिवर और कंकाल पेशी यानी स्केलेटल मसल के बीच जो तुलना की गई है, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो स्वार्थी और निस्वार्थ वाला सादृश्य। जी। लिवर को एक निस्वार्थ अंग बताया गया है, जबकि मांसपेशियों को पूरी तरह से स्वार्थी कहा गया है। ऐसा क्यों? ये स्वार्थी और निस्वार्थ का जो विचार है ना, ये शरीर की कार्यप्रणाली के पीछे के विकासवादी तर्क को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब इवोल्यूशनरी लॉजिक। लिवर हमारे शरीर का वो अंग है जो अपने पास जमा ग्लाइकोजन को कभी भी अपने निजी उपयोग के लिए नहीं रखता। तो वो इसे किसके लिए रखता है? उसका मुख्य काम है पूरे शरीर के लिए और विशेष रूप से मस्तिष्क के लिए ब्लड ग्लूकोज या रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखना। वह अपना सारा भंडार दूसरों को दे देता है। और दूसरी ओर हमारी मांसपेशियां? कंकाल मांसपेशियां जो ग्लाइकोजन जमा करती हैं, उसका उपयोग केवल और केवल अपने स्वयं के संकुचन के लिए करती हैं। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर शरीर के बाकी हिस्सों में ग्लूकोज की भारी कमी हो जाए तब भी मांसपेशियां अपना ग्लाइकोजन किसी और अंग के साथ साझा नहीं करती। वे पूरी तरह से स्वार्थी होती हैं। इस व्यवहार के पीछे का कारण भी काफी स्पष्ट है। आपातकालीन स्थिति में मांसपेशियों को भागने या लड़ने के लिए तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, उस समय वे अपनी ऊर्जा को रक्त में वापस भेजने का जोखिम नहीं उठा सकती। अब अगर हम इस जैविक बैटरी की आणविक संरचना पर गौर करें, मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर पर, तो ये एक सीधी रेखा में नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। दृश्य रूप में यह किसी बहुत घने पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। इसमें ग्लूकोज के अणु एक लंबी सीधी श्रृंखला में अल्फा 1,4 लिंकेज के माध्यम से जुड़े होते हैं। हाँ, अल्फा 1,4 जो सीधी लाइन बनाता है। और बीच बीच में शाखाएं निकलती हैं जो अल्फा 1,6 लिंकेज से जुड़ी होती हैं। प्रकृति ने इसे इतना जटिल और शाखित क्यों बनाया है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाखाएं बनाना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे गहरा भौतिक और रसायन विज्ञान है। अच्छा। जी, इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर ये सीधा होता तो घुलता नहीं। बिल्कुल, यदि ग्लाइकोजन एक लंबी और सीधी श्रृंखला होती तो वो कोशिका के जलीय वातावरण में अघुलनशील होकर क्रिस्टल का रूप ले सकती थी। ओह, और वो क्रिस्टल कोशिका के लिए? वो कोशिका की संरचना के लिए बेहद खतरनाक होता। शाखाएं इस अणु को अधिक कॉम्पैक्ट और घुलनशील बनाती हैं। और दूसरा कारण शायद ऊर्जा निकालने की गति से संबंधित है। हाँ, क्योंकि जितने ज्यादा सिरे होंगे, मतलब मेनी एंड्स, एंजाइमों को काम करने के लिए उतनी ही ज्यादा जगह मिलेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कल्पना कीजिए कि आपके पीछे कोई जंगली कुत्ता पड़ गया है। तब तो तुरंत ऊर्जा चाहिए। हाँ, उस समय शरीर ये नहीं सोच सकता कि वो धीरे धीरे एक एक करके ग्लूकोज निकालेगा। आपको उसी सेकंड ऊर्जा चाहिए।
अधिक शाखाओं का मतलब है कि अणु में बहुत सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड्स बन जाते हैं। तो जब आपातकाल होता है तो सैकड़ों एंजाइम एक ही समय में उन अलग अलग सिरों से ग्लूकोज को तोड़कर निकाल सकते हैं। अगर एक सीधी रेखा होती तो एक सीधी रेखा में एंजाइम केवल 2 किनारों से ही काम कर पाता, जिससे ऊर्जा बहुत धीमी गति से मिलती। ये शाखित संरचना आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रकृति के बेहतरीन इंजीनियरिंग है। ये तो एक ऐसी बैटरी की तरह हो गया जिसमें एक साथ कई सारे प्लग इन पॉइंट लगे हों ताकि एक ही समय में भारी मात्रा में पावर खींची जा सके। बिल्कुल सटीक सादृश्य है ये। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ग्लाइकोजन कैसा दिखता है, तो ये देखते हैं कि शरीर इसे बनाता कैसे है। इस निर्माण प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस। ये तब शुरू होता है जब हम भरपेट भोजन कर चुके होते हैं, यानी फेड स्टेट, और हमारे रक्त में ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में होता है। जी। कोशिका के अंदर आते ही सबसे पहले हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज पर एक फॉस्फेट समूह जोड़कर उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या G6P में बदल देता है। सही। और फिर इसके बाद फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम इस फॉस्फेट की जगह बदलकर इसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मतलब G1P बना देता है। और यहीं पर एक जरूरी बात आती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि G1P अपने आप में इतना ऊर्जावान नहीं है कि वो सीधे ग्लाइकोजन की श्रृंखला से जुड़ सके। रासायनिक रूप से दो अणुओं को जोड़ने के लिए तो ऊर्जा चाहिए होती है। बिल्कुल। इसीलिए G1P को एक सक्रिय ग्लूकोज दाता या एक्टिवेटेड डोनर में बदलना पड़ता है। वो कैसे होता है? कोशिका के भीतर यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम काम में आता है, जो G1P को UTP के साथ मिलाकर UDP ग्लूकोज का निर्माण करता है। एकदम सही। तो ये UDP ग्लूकोज असल में एक तरह का लोडेड स्प्रिंग है। लोडेड स्प्रिंग? मेरा मतलब है UDP वो हैंडल है जो ग्लूकोज को पकड़कर रखता है, और जब उसे श्रृंखला से जोड़ा जाता है तो UDP टूटकर अलग हो जाता है, और उस टूटने से इतनी ऊर्जा निकलती है कि ग्लूकोज मजबूती से ग्लाइकोजन चेन से जुड़ जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक विवरण है। बिना इस सक्रियण के श्रृंखला का विस्तार संभव ही नहीं है। अब जब हमारे पास ये लोडेड UDP ग्लूकोज तैयार है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम मुख्य भूमिका में आता है। ये एलोंगेशन या श्रृंखला विस्तार का काम करता है ना? जी, ये एंजाइम इन सक्रिय ग्लूकोज अणुओं को एक-एक करके लेता है और अल्फा 1,4 बॉन्ड बनाते हुए एक लंबी सीधी श्रृंखला बनाता चला जाता है। लेकिन एक मिनट, ग्लाइकोजन सिंथेस केवल सीधी लाइन बना सकता है, वो शाखाएं नहीं बना सकता। हाँ, वो केवल अल्फा 1,4 बॉन्ड बनाता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, बिना शाखाओं की ये संरचना खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर ब्रांचिंग एंजाइम का महत्व सामने आता है। वो क्या करता है? जब सीधी श्रृंखला लगभग 11-12 ग्लूकोज अणुओं जितनी लंबी हो जाती है, तो ये ब्रांचिंग एंजाइम उस श्रृंखला के अंतिम 6-7 अणुओं के एक टुकड़े को बीच से काट देता है। ओह, तो वो उसे काट कर फिर वो उस पूरे टुकड़े को मुख्य श्रृंखला के किसी अंदरूनी हिस्से पर अल्फा 1,6 बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देता है, जिससे एक नई शाखा का जन्म होता है। ये सच में एक कुशल निर्माण कार्य है, लेकिन विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कुछ भी मुफ्त में नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए भी ऊर्जा का निवेश करना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्लाइकोजन में जोड़े जाने वाले प्रत्येक ग्लूकोज अणु के लिए एक UTP खर्च होता है, जो कि असल में एक ATP के ही समतुल्य ऊर्जा अणु है। जी। अब परिदृश्य को बदलते हैं। मान लीजिए कि भोजन किए हुए कई घंटे बीत चुके हैं, शरीर उपवास की स्थिति में है, या शायद हम दौड़ लगा रहे हैं और हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अब निर्माण का काम रुकेगा। हाँ, अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उस जमा की गई ऊर्जा को वापस निकालने का काम शुरू होगा। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। जी, ग्लाइकोजन का टूटना। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम हरकत में आता है। ये तोड़ने का काम करता है? हाँ, लेकिन यहाँ एक खास बात है। ये एंजाइम पानी का उपयोग करके ग्लूकोज को अलग करने, मतलब हाइड्रोलिसिस के बजाय एक फॉस्फेट अणु का उपयोग करता है, जिसे फॉस्फोरोलिसिस कहते हैं। एकदम सही। ये अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़ता है और सीधे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यानी G1P को बाहर निकालता है। देखिए, फॉस्फोरोलिसिस का उपयोग करना शरीर के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? क्योंकि जो ग्लूकोज बाहर निकल रहा है वो पहले से ही G1P के रूप में फॉस्फोराइलेटेड है। अगर शरीर सादा ग्लूकोज निकालता तो उसे वापस सक्रिय करने के लिए
हेक्सोकाइनेज के माध्यम से एक एटीपी खर्च करना पड़ता। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फॉस्फोरोलिसिस की वजह से कोशिकाएं उस एक महत्वपूर्ण एटीपी की बचत कर लेती है। ऊर्जा दक्षता के नजरिए से ये बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट है। लेकिन इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की अपनी एक सीमा भी है। कैसी सीमा? ये एंजाइम संरचना में काफी बड़ा होता है। इसलिए जब ये ग्लूकोज निकालते निकालते शाखा बिंदु या ब्रांच पॉइंट के करीब पहुंचता है, शाखा से ठीक 4 ग्लूकोज अणु पहले, तो ये वहां फंस जाता है। इसके आगे ये काम नहीं कर सकता है। अच्छा, जो संरचना पीछे बच जाती है उसे लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं। तो अगर ये एंजाइम वहीं अटक गया तो बाकी की ऊर्जा तो बेकार हो जाएगी। शरीर उस फंसी हुई संरचना को कैसे सुलझाता है? इसके लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है। हाँ, और जो चीज मुझे इस डी ब्रांचिंग एंजाइम के बारे में सबसे अद्भुत लगती है वो ये है कि ये एक ही प्रोटीन है, लेकिन इसके पास 2 पूरी तरह से अलग-अलग कार्यक्षमताएं हैं। ये सच में विकासवाद का एक शानदार उदाहरण है। इसके पहले कार्य को ट्रांसफेरेज एक्टिविटी कहते हैं। इसमें वो क्या करता है? ये एंजाइम उस बची हुई छोटी शाखा से 3 ग्लूकोज अणुओं की एक चेन को उठाता है और उसे मुख्य श्रृंखला के सिरे पर ले जाकर जोड़ देता है। मतलब? वो रुकावट को हटाकर मुख्य लाइन को लंबा कर देता है। हाँ, इससे वो श्रृंखला लंबी हो जाती है और फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के लिए सुलभ हो जाती है। और अब शाखा वाले बिंदु पर केवल एक ही ग्लूकोज अणु बचा रह जाता है जो अल्फा 16 बॉन्ड से जुड़ा होता है। जी, और यहीं पर इस एंजाइम का दूसरा कार्य यानी ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी शुरू होता है। वो आखिरी बॉन्ड को काट देता है। बिल्कुल, ये एंजाइम उस आखिरी अल्फा 16 बॉन्ड को काट देता है और उस अकेले ग्लूकोज को मुक्त रूप में यानी फ्री ग्लूकोज के रूप में बाहर निकाल देता है। इस तरह पूरी शाखा साफ हो जाती है। हाँ, अब कोशिका के पास मुख्य रूप से बहुत सारा G1P और थोड़ा सा मुक्त ग्लूकोज आ चुका है। G1P तुरंत G6P में परिवर्तित हो जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है विद्यार्थियों, G6P बनने के बाद उसका भविष्य क्या है? द फेट ऑफ G6P। जी, ये वो बिंदु है जहां हमारी पिछली स्वार्थी बनाम निस्वार्थ वाली चर्चा पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। जब लिवर में G6P बनता है तो वो पूरे शरीर को कैसे मिलता है? लिवर के पास एक विशेष एंजाइम मौजूद होता है जिसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहते हैं, कर देता है। फॉस्फेट के हटने के बाद वह अणु वापस एक साधारण ग्लूकोज बन जाता है। और फिर? अब ये साधारण ग्लूकोज कोशिका की झिल्ली को आसानी से पार कर सकता है और सीधे रक्त प्रवाह में जा सकता है, जहां से ये मस्तिष्क और अन्य अंगों तक पहुंचता है। ये लिवर का निस्वार्थ काम है। लेकिन कंकाल मांसपेशियों के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। जी, मांसपेशियों की कोशिकाओं में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। इसे हम एक वन वे वॉल्ट या बंद सड़क की तरह सोच सकते हैं। एक बार जब ग्लूकोज मांसपेशी के अंदर आ गया और उस पर फॉस्फेट लग गया, यानी वो G6P बन गया, तो अब वो किसी भी कीमत पर कोशिका से बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि फॉस्फेट लगा हुआ ग्लूकोज कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकता, वो मांसपेशी के अंदर ही फंस जाता है। तो वो उस स्वार्थी ऊर्जा का करती क्या है? चूंकि वो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मांसपेशियां उस G6P को सीधे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में धकेल देती हैं ताकि भारी मात्रा में ATP बन सके। ये ATP उनके तीव्र संकुचन और शारीरिक मेहनत के लिए काम आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक अंतर है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपातकाल में मांसपेशियों के पास कभी भी ईंधन की कमी ना हो। ये सारी मशीनरी बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। हाँ, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि शरीर इस पूरी निर्माण और विखंडन की प्रक्रिया को एक साथ कैसे नियंत्रित करता है? आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर दोनों एंजाइम, बनाने वाला और तोड़ने वाला, एक ही समय पर काम करने लगें तो शरीर सिर्फ ऊर्जा बर्बाद करेगा। बिल्कुल। एक तरफ चेन बन रही होगी और दूसरी तरफ टूट रही होगी। जी, ये तो एक निरर्थक चक्र या फ्यूटाइल साइकिल हो जाएगा। इसे रोकने के लिए शरीर हार्मोनल और एंजाइमेटिक विनियमन का बहुत ही परिष्कृत तंत्र अपनाता है। तो सबसे पहले हार्मोनल नियंत्रण को देखते हैं। इसे आप एक हार्मोनल सीसॉ की तरह देख सकते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है और अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। इंसुलिन का संदेश तो बहुत स्पष्ट होता है। जी, इंसुलिन कहता है हमारे पास अतिरिक्त ऊर्जा है, इसे जमा करो। ये ग्लाइकोजन के निर्माण को चालू करता है और विखंडन को रोक देता है।
इसके विपरीत उपवास के दौरान ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, या किसी खतरे के समय एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनालिन भी कहते हैं, वो निकलता है। हाँ, ये हार्मोन शरीर को अलार्म देते हैं कि हमें ऊर्जा की तुरंत आवश्यकता है, ग्लाइकोजन के भंडार को तोड़ो। बिल्कुल। लेकिन कोशिका के अंदर एंजाइमों के स्तर पर यह स्विच असल में काम कैसे करता है? ये कोवेलेंट रेगुलेशन या सहसंयोजक विनियमन के माध्यम से होता है। मतलब आप इसे एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह सोच सकते हैं। जब ग्लूकागॉन या एपिनेफ्रिन रिसेप्टर से जुड़ते हैं तो वे कोशिका के अंदर एंजाइमों पर एक फॉस्फेट समूह जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यही फॉस्फेट समूह वो जादुई स्विच है। हाँ, जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो कि तोड़ने वाला एंजाइम है, उस पर फॉस्फेट जुड़ता है तो उसकी संरचना बदल जाती है और वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। मानो उसके लिए हरी बत्ती, ग्रीन लाइट जल गई हो। और ठीक उसी समय उसी फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया से ग्लाइकोजन सिंथेज, जो कि बनाने वाला एंजाइम है, उस पर भी फॉस्फेट जुड़ता है। लेकिन इसके लिए परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है विद्यार्थियों। हाँ, फॉस्फेट जुड़ते ही ये एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव, मानो इसके लिए लाल बत्ती जल गई हो। एक ही संकेत एक को चालू करता है और दूसरे को बंद। बिल्कुल। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों प्रक्रियाएं कभी भी एक साथ नहीं चल सकती। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन नोट्स में मांसपेशियों के अंदर एलोस्टेरिक रेगुलेशन का भी जिक्र है। जी, स्थानीय स्तर पर नियंत्रण। क्या ये स्थानीय स्तर का नियंत्रण पूरे शरीर के हार्मोनल नियंत्रण से ज्यादा शक्तिशाली होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। देखिए, हार्मोनल नियंत्रण पूरे शरीर के लिए एक सामान्य निर्देश है, एक सिस्टमिक सिग्नल। लेकिन मान लीजिए आप भारी व्यायाम कर रहे हैं, आपकी कोई एक खास मांसपेशी बहुत मेहनत कर रही है और उसमें एटीपी तेजी से खर्च होकर एएमपी में बदल रहा है। तो ये एएमपी क्या करता है? ये एएमपी कोशिका के अंदर कम ऊर्जा का, लो एनर्जी का एक सीधा और स्थानीय संकेत है। तो ये एएमपी तुरंत ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को सक्रिय कर देता है, भले ही रक्त में कोई हार्मोन मौजूद हो या नहीं। बिल्कुल। जब किसी खास मांसपेशी में ऊर्जा का गंभीर संकट होता है तो वो हार्मोन के आने का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, इतना समय नहीं होता। स्थानीय आपातकाल पूरे शरीर के संकेतों पर हावी हो जाता है, वो उन्हें ओवरराइड कर देता है। और जब मांसपेशी आराम कर रही होती है और उसके पास भरपूर एटीपी होता है तो वो उच्च ऊर्जा का संकेत ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को वापस रोक देता है। ये बिना किसी देरी के तत्काल निर्णय लेने जैसा है। जी। तो इस सब का क्या मतलब है? अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट है कि ये तंत्र बहुत शानदार है, लेकिन आम जीवन में हम इस प्रक्रिया के महत्व को कैसे समझ सकते हैं? इसके 3 मुख्य जैविक महत्व है। पहला तो हम जान ही चुके हैं कि मस्तिष्क को लगातार ईंधन देता है और हमें गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया यानी निम्न रक्त शर्करा से बचाता है। जी, दूसरा, ये फाइट और फ्लाइट जैसी स्थितियों में हमें तुरंत ऊर्जा देता है। बिल्कुल। लेकिन तीसरा बिंदु, जो ऑस्मोटिक संतुलन का है, वो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये बहुत जरूरी बिंदु है। ऑस्मोटिक संतुलन शायद कोशिका के जीवित रहने का सबसे बुनियादी कारण है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाएं। कल्पना करें कि यदि लिवर उन लाखों करोड़ों ग्लूकोज अणुओं को बिना ग्लाइकोजन की श्रृंखला में बांधे ऐसे ही स्वतंत्र रूप से कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरने देता, तो क्या होता? ऑस्मोसिस का भौतिक नियम कहता है कि पानी हमेशा उस ओर बहता है जहां विलय यानी कि सॉल्यूट्स की संख्या अधिक होती है। इसका मतलब है कि रक्त से भारी मात्रा में पानी लिवर की कोशिका के अंदर घुसने लगता। बिल्कुल। और पानी के इस भारी दबाव से कोशिका एक गुब्बारे की तरह फूलती चली जाती और अंततः फट जाती। हाँ, शरीर बहुत ही चालाकी से उन लाखों छोटे ग्लूकोज अणुओं को जोड़कर ग्लाइकोजन के रूप में केवल कुछ बड़े अणु बना देता है। अणुओं का आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन अणुओं की कुल संख्या कम हो जाती है। एकदम सही। इससे ऑस्मोटिक दबाव काफी हद तक कम हो जाता है और कोशिका फटने से बच जाती है। ये एक अद्भुत समाधान है, लेकिन जब ये परफेक्ट मशीनरी किसी कारणवश काम करना बंद कर दे, तब क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज यानी जीएसडी की अवधारणा हमें यही सिखाती है कि इस पथ का एक भी एंजाइम कितना महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब आनुवांशिक कारणों से कोई एक एंजाइम काम नहीं करता, तब हमें उसकी असली अहमियत का पता चलता है। जैसे कि वॉन गियर के रोग। हाँ, वॉन गियर के डिजीज। इस बीमारी में यकृत का वो खास एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज काम नहीं करता।
तो इसका मतलब है कि लिवर ग्लाइकोजन को तोड़कर G6P तो बना लेगा, लेकिन उस G6P से फॉस्फेट हटाकर उसे रक्त में नहीं भेज पाएगा। बिल्कुल सही। लिवर के अंदर G6P जमा होता रहता है। लिवर का आकार खतरनाक रूप से बड़ा हो जाता है, जिसे हेपेटोमेगैली कहते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि लिवर रक्त में ग्लूकोज नहीं डाल पाता, जिससे मरीज को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करना पड़ता है। हर कुछ घंटों में उन्हें ग्लूकोज देना पड़ता है। इसी तरह पोम्पे रोग, पोम्पे डिजीज का प्रभाव और भी भयानक होता है। जी, इसमें लाइसोसोम के अंदर मौजूद एक एंजाइम लाइसोसोमल अल्फा ग्लूकोसिडेज खराब हो जाता है। हाँ, कोशिका के सामान्य जीवन चक्र में थोड़ा बहुत ग्लाइकोजन लाइसोसोम के अंदर टूटता है। तो जब वो एंजाइम काम नहीं करता तो ग्लाइकोजन लाइसोसोम में जमा होने लगता है। हाँ, बिल्कुल। लाइसोसोम फूलते जाते हैं, विशेष रूप से हृदय की मांसपेशियों में, जो अंततः हार्ट फेलियर या दिल की विफलता का कारण बन जाता है। जी, और मैकार्डल रोग के बारे में सोचिए। इसमें कंकाल मांसपेशियों का मसल फॉस्फोराइलेज एंजाइम खराब होता है ना? हाँ, जिन लोगों को ये रोग होता है वे बैठे रहने पर या सामान्य काम करते समय बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं। फिर दिक्कत कब आती है? जैसे ही वे दौड़ने या कोई भारी व्यायाम करने की कोशिश करते हैं, उनकी मांसपेशियां स्थानीय ग्लाइकोजन को नहीं तोड़ पाती। क्योंकि तोड़ने वाला एंजाइम ही खराब है। बिल्कुल, उन्हें ऊर्जा नहीं मिलती और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मांसपेशियों में बहुत तेज ऐंठन और दर्द होने लगता है, सिवियर मसल क्रैम्प्स। एक और उदाहरण कोरी रोग, कोरी डिजीज का है, जहां डी ब्रांचिंग एंजाइम काम नहीं करता। हाँ, इस स्थिति में शरीर ग्लाइकोजन की बाहरी शाखाओं को तो आसानी से तोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो लिमिट डेक्स्ट्रिन पर पहुंचता है, प्रक्रिया पूरी तरह अटक जाती है। जी, कोशिकाएं असामान्य संरचना वाले ग्लाइकोजन से भर जाती हैं। इन सभी बीमारियों का अध्ययन हमें यह स्पष्ट करता है कि यह पूरा चयापचय पथ एक दूसरे पर गहराई से निर्भर है। हम इस विस्तृत अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अगर हम पूरे मेटाबॉलिक साइकिल या चयापचय चक्र को एक साथ देखें, तो ग्लाइकोजन का बनना और वापस ग्लूकोज में टूटना एक सतत और अत्यधिक नियंत्रित चक्र है। बिल्कुल। ये एक ऐसा संतुलन है जो हमारी ऊर्जा की जरूरतों के हिसाब से हर सेकंड खुद को ढालता रहता है। और इस ज्ञान के लिए हमें उन प्रामाणिक स्रोतों का सम्मानपूर्वक उल्लेख करना चाहिए जो आधुनिक जीव विज्ञान का आधार है, जैसे लेनिंजर, बर्ग, वॉइट। हाँ, लेनिंजर, बर्ग, वॉइट और हार्पर्स इलिस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री जैसी पुस्तकें केवल किताबें नहीं हैं, वे पीढ़ियों से विज्ञान के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। आज की हमारी इस चर्चा का सारा सैद्धांतिक आधार इन्हीं स्रोतों से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने शरीर की उस जैविक बैटरी को बेहद करीब से देखा, उसकी जटिल और शाखित संरचना को समझा और ये जाना कि कैसे हमारे स्वार्थी और निस्वार्थ अंग मिलकर एक साथ इस मशीनरी को सुचारू रूप से चलाते हैं। इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं विद्यार्थियों के सोचने के लिए एक नया और दिलचस्प विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। यदि ग्लाइकोजन ऊर्जा देने में इतना तेज और प्रभावी है, तो हमारा शरीर असीमित मात्रा में ग्लाइकोजन स्टोर क्यों नहीं करता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम ऊर्जा के लंबे समय के भंडारण के लिए फैट या वसा पर निर्भर क्यों होते हैं? इस पर विचार करें विद्यार्थियों। ग्लाइकोजन की आणविक संरचना बहुत अधिक पानी को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे बांध कर रखती है। यह बहुत भारी होता है। अच्छा। यदि एक सामान्य इंसान की महीनों तक चलने वाली संचित ऊर्जा को फैट के बजाय ग्लाइकोजन के रूप में जमा किया जाए, तो उस पानी के वजन के कारण हमारा शरीर इतना अधिक भारी हो जाएगा कि हमारे लिए अपनी जगह से हिलना भी लगभग असंभव हो जाएगा। दूसरी ओर फैट हाइड्रोफोबिक होता है। वह पानी को दूर रखता है और बहुत कम जगह में अत्यधिक सघन ऊर्जा जमा करता है। प्रकृति ने ग्लाइकोजन को तेज ऊर्जा यानी स्प्रिंट के लिए और फैट को लंबी दूरी यानी मैराथन के लिए चुना है। यह विकासवाद का एक शानदार पहलू है। जी, और विद्यार्थियों के लिए आगे शोध करने का एक बेहतरीन विषय भी। ये वास्तव में एक शानदार विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मानव शरीर की हर एक रासायनिक प्रक्रिया कितनी सोची समझी और संतुलित है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।